ना फरवरी में तो 2-2 टेस्ट हो जाएगा वीक में, क्योंकि बिल्कुल। मेरे में से 1 हफ्ते में तो इन लोगों को पता भी चल जाएगा कि कब फरवरी होने वाला है नीट का एग्जाम। फेब में आप लोगों का 2-2 टेस्ट होगा बेटा, तैयार रहना या भाग जाना, सीधी-सी बात है। या तैयार रहना या तो भाग जाना छोड़ के। नहीं, इन लोगों का नीट का हो सकता है 2 बार इस बार एग्जाम होगा, थोड़ा-सा हाँ, पैटर्न चेंज होगा, तो हाँ, मैं इसीलिए रुका हूँ। हाँ, हाँ, इसीलिए मैं आप थोड़ा-सा बढ़ा रहे हैं ना, मैं 11 थोड़ा आराम-आराम से कर रहे हैं। हाँ, 11th इसीलिए सर हम भी आराम ही से करवा रहे हैं इनका। 12th इन लोगों अरे का नहीं, लो अजीब है यार, डाइजेस्टिव सिस्टम से क्वेश्चन नहीं बनाते हैं। अब इन लोगों का अंदर में तुम लोग अपना पढ़ भी लो, तुम्हारे अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम इन है भाई। लोगों की एनालिसिस ही नहीं है। एनालिसिस करें तो कम से कम कि फिजिक्स गड़बड़ हो रही है, कि केमिस्ट्री गड़बड़ हो रही है, कि ज़ूलॉजी गड़बड़, बॉटनी, कुछ तो एनालिसिस करके बताएँ। ये लोग एनालिसिस नहीं करते, सोचते हैं कि हर चीज़ टीचर दे दे बस, हर चीज़ टीचर दे दे। तो एनालिसिस ऐसे नहीं होगा भाई, खुद की। करना पड़ेगा थोड़ा-सा एक्स्ट्रा कुछ। हाँ, एक्स्ट्रा वही क्या है ना, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते हैं। वो हर काम अलग ढंग से करते हैं, इन लोगों को पता है, लेकिन ये लोग वही है। खैर बेटा, ये तो डाँटना डपटना लगा रहेगा, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पैंक्रियाज़ बच्चे इसी के साथ। पैंक्रियाज़ के बारे में ज़रा-सा ज़िक्र हो चुका था। लबलबा, पैंक्रियाज़ यानी कि लबलबा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पैंक्रियाज़ यानी लबलबा। ये बात हो चुकी थी कि इसमें एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन पार्ट दोनों पार्ट था होता है बेटा। जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है वो 99% होता है, और जो एंडोक्राइन पार्ट होता है वो सिर्फ 1% होता है। बिल्कुल सही बताया सर आपने, बिल्कुल सही बताया। अब मैं बात करने क्या जा रहा हूं। सुनिएगा बाबू, ए बाबू, जो एक्सोक्राइन पार्ट है ना, ए बाबू, ए लाल, जो एक्सोक्राइन पार्ट है, 11th को मैं थोड़ा आराम से पढ़ाऊंगा कि 11th अक्सर बच्चों का वीक रहता है। एक्सोक्राइन पार्ट जो होता है बेटा, वो तो 99% है। इसमें ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं। आवाज कहीं पे खुली बंद कर लेगा कोई बच्चा, अगर खोले तो। ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं। उस ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या बोलते हैं? देखिए कौन बताता है। एक्सोक्राइन पार्ट के गुड, एसिनाई। ग्रुप ऑफ सेल को क्या बोलते हैं बेटा? एसिनाई, है ना। मान ली एक्सोक्राइन पार्ट है, यहां पर ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स पाई जाती हैं। उसका एक्सोक्राइन पार्ट में से ग्रुप ऑफ सेल्स पाई जाती हैं। इस ग्रुप ऑफ सेल्स को बोलते हैं बेटा एसिनाई। एसिनाई, एसिनी पढ़ो या एसिनाई पढ़ो, बात वही है। और दूसरी बात, जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है वो सिक्रीट करता है क्या? वो सिक्रीट करता है पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस, वो सिक्रीट करता है पैंक्रियाटिक जूस। सर बात यहां तक समझ में आ गई है। और पैंक्रियाटिक जूस का जो पीएच होता है बेटा, वो लगभग 8 से 8.8 होता है। मतलब समझ गए, पैंक्रियाटिक जूस का पीएच 8 से 8.8 होता है। मतलब ये अल्कलाइन होते हैं, मतलब ये बेसिक होते हैं बच्चा। मतलब ये अल्कलाइन होते हैं, मतलब ये बेसिक होते हैं। ये दिमाग में रखिएगा। एसिनाई, एसिनल, एसिनल भी बोलते हैं, एसिनार भी बोलते हैं, है यही सब। देखो एक्सोक्राइन पार्ट तो हमको डिटेल में पढ़नी है, तो थोड़ा सा हम पहले यहाँ पे एंडोक्राइन का जिक्र पूरा कर लें बेटा। एक्सोक्राइन तो हमें डिटेल में पढ़नी है, हम यहां पर एंडोक्राइन का जिक्र कर लेते हैं। एंडोक्राइन पार्ट जो कि सिर्फ 1% होता है। जो एंडोक्राइन पार्ट होता है इसमें भी ग्रुप ऑफ सेल्स होती है। एंडोक्राइन पार्ट में भी ग्रुप ऑफ सेल्स होती है बच्चा। उस ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या बोलते हैं? आइलेट ऑफ लैंगरहैंस या आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, कुछ भी पढ़ लो। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। ए भाई सुरैया सुनो, ए भाई कोमल, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस एंडोक्राइन में जो ग्रुप ऑफ सेल्स होती है, मतलब एंडोक्राइन पार्ट है, इसमें खूब ग्रुप ऑफ ये ढेर सारे खूब सेल्स होती है बेटा, है ना। इस ग्रुप ऑफ सेल्स को बोलते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। लेकिन इसमें 3 तरह की सेल होती है। इसमें 3 तरह की सेल होती है बच्चा। जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, इसमें 3 तरह की सेल होती है। हसनैन, अल्फा सेल बेटा, वैसे इसको लिखा जाता है अल्फा सेल, अल्फा वैसे मैं बना दे रहा हूं। बीटा सेल बच्चा, और बेटा डेल्टा सेल। हाँ भाई जया, अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल। जो अल्फा सेल है वो सिक्रीट करता है एक हार्मोन, क्योंकि हाँ जो एंडोक्राइन पार्ट होता है बेटा, वो सिक्रीट करता है हार्मोन। एंडोक्राइन पार्ट निकालता है हार्मोन, एक्सोक्राइन पार्ट निकालता है जूस या एंजाइम, और ये निकालते हैं अल्फा ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन। बीटा सेल निकालते हैं इंसुलिन। बीटा सेल निकालते हैं इंसुलिन। डेल्टा सेल निकालते हैं सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन। ठीक है, ये 3 हार्मोन क्या क्या बोला मैंने?
अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल। अल्फा से निकालती है ग्लूकागन, बीटा सेल निकालती है इंसुलिन, डेल्टा से निकालती है सोमेटोस्टेटिन। यानी एंडोक्राइन पार्ट ऐसे हार्मोन निकालते हैं और इनको इनके ग्रुप ऑफ सेल्स को आइलेट ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे समझना है, पहले हम अल्फा सेल की बात करते हैं। अल्फा सेल निकालता है ग्लूकागन। तो होता क्या है, कहानी क्या होती है यहाँ पे? यहाँ पे कहानी ऐसा होता है कि ये जो ग्लूकागन है बेटा, ये करता है ग्लाइकोजीनोलिसिस। ग्लाइकोजीनोलिसिस मतलब क्या हुआ? ग्लाइकोजीनोलिसिस मतलब ये ग्लाइकोजन को तोड़कर, चलो एक साथ अभी लिखवा देंगे। अच्छा एक काम करते हैं, दूसरी है बीटा सेल। बीटा सेल इंसुलिन निकालती है, वो जो वहां पे जिक्र कर चुका हूं मैं, और ये करती हैं ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है मैं समझाता हूं सब अभी। अल्फा सेल जो ग्लूकागन निकालती है वो ग्लाइकोजिनोलिसिस कहलाती है, सॉरी करती है, प्रोसेस जो होती है ब्लड में। और बीटा सेल जो इंसुलिन हार्मोन निकालती हैं वो ग्लाइकोजेनेसिस करती हैं। क्या है ये सब नौटंकियां, क्या है इसको हम नेक्स्ट पेज पे लेते हैं। उससे पहले पैंक्रियाज में एक्सोक्राइन पार्ट होता है, एंडोक्राइन पार्ट होता है। एक्सोक्राइन पार्ट जो होता है वो ग्रुप ऑफ सेल निकालता है जिसे हम बोलते हैं एसिनाई। जो ग्रुप ऑफ सेल होता है उसे बोलते हैं एसिनाई। एसिनाई जो होती है वो निकालती है पैंक्रियाटिक जूस, जिसका पीएच होता है 8 से 8.8, जो कि अल्कलाइन या बेसिक होती है। जो एंडोक्राइन पार्ट जो कि पैंक्रियाज का 1% होता है, उसमें भी ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं जिसको बोलते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। और एंडोक्राइन हमेशा हार्मोन निकालती है, एंडोक्राइन पार्ट। जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस है उसमें 3 तरह की सेल होती है, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल। अल्फा सेल निकालती है ग्लूकागन, बीटा सेल निकालती है इंसुलिन, डेल्टा सेल निकालती है सोमेटोस्टेटिन। अल्फा सेल जो ग्लूकागन निकालती है वो तुम्हारे ब्लड के अंदर ग्लाइकोजिनोलिसिस करेंगी तुम, और जो बीटा सेल जो इंसुलिन निकालती है वो ग्लाइकोजेनेसिस करेंगी। क्या मुसीबत है? नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। मुझे लगता है कि रिपीट करने पर रिवाइज हो गया आपका, तो चलो चलते हैं। चलिए अब सुनिएगा, जो डेल्टा सेल है, ए बेटा, डेल्टा सेल निकालती है सोमेटोस्टेटिन। ये बात हो चुकी है, ये बात हो चुकी है। सोमेटोस्टेटिन निकालती है, ये कहती है झगड़ा मत करो, ये कहती है झगड़ा मत करो। मतलब ये कंट्रोल करती हैं, कंट्रोल्स अल्फा एंड बीटा सेल, क्योंकि दोनों में झगड़ा है, दोनों झगड़ालू औरत हैं, अल्फा सेल और बीटा सेल। अब तुम्हें समझाना क्या चाह रहा था मैं, सुनो सुनो। मान लो कि तुम्हारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज है, ग्लूकोज है ना? इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम कौन करेगा भाई? चलो जल्दी से बता दो। तुम्हारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन कन्वर्ट करने का काम कौन करेगा? इंसुलिन। वेरी गुड, इंसुलिन। अब अल्फा सेल मत करो, अल्फा सेल हो गया ना बाबू। इंसुलिन तुम्हारे ब्लड से ग्लूकोज को कम करता है, तुम्हारे ब्लड में से ग्लूकोज के लेवल को कम करने की कोशिश करता है, तो वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। और ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम किसका है बेटा? ग्लाइकोजन से ग्लूकोज, उसका काम है ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन। तो मेरा एक सवाल है, सवाल का जवाब देना है। बताइए, इंसुलिन और ग्लूकागॉन फंक्शन तो सामने हो गया है, तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन में कौन हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन है और कौन हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है? हाइपर ग्लाइसेमिक और हाइपोग्लाइसेमिक। अल्फा क्यों बोलता है बिहारी? आमिर, जब मैं इंसुलिन और ग्लूकागन में बोल रहा हूं बेटा, तो आप इंसुलिन उसमें बोलो ना। ग्लूकागन हाइपर है और इंसुलिन वेरी गुड, इंसुलिन हाइपोग्लाइसेमिक है। ए भाई सादिया, जया, हसनैन, तौसीफ, आलिया, नौसीन, सुनो। हाइपोग्लाइसेमिक का मतलब लोअर्स ग्लूकोज इन ब्लड, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम करना है। जो कम करता है उसे हाइपोग्लाइसेमिक बोलते हैं। हाइपो मतलब होता है कम, और ग्लाइसेमिक का मतलब ग्लूकोज। और ये जो होता है ये हाइपर ग्लाइसेमिक है। वेरी गुड, हाइपर ग्लाइसेमिक है। अच्छा, एक सवाल और पूछूं?
कह दो हाँ सर, पूछो ना, कहो, कह दो हाँ सर, पूछो। हाँ, पूछो। ये बताइए, इंसुलिन और ग्लूकागन में कौन ग्लाइकोजिनोलिसिस करता है? कौन ग्लाइकोजिनोलिसिस करता है? इंसुलिन और ग्लूकागन में कौन ग्लाइकोजिनोलिसिस करता है? ग्लूकागॉन, वेरी गुड, वेरी गुड, ग्लूकागॉन। कैसे भाई? देखो, ग्लाइकोजिनोलिसिस मतलब ग्लाइकोजन को तोड़ना, और ग्लाइकोजन को तोड़ना मतलब ग्लूकोज को बढ़ाना, और ये काम ग्लूकागन करेगा। और कौन ग्लाइकोजेनेसिस करेगा? ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब होता है ग्लाइकोजन का बनना, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना, और ये काम इंसुलिन करेगा। समझ में आ गया? हाँ भाई, सारे बच्चे बताओ, सादिया, सुरैया और इंसुलिन, इंसुलिन जितने भी सब नाम बताओ। सही आ गया सर? ग्लाइकोजेनोलिसिस, हाइपरग्लाइसेमिक, हाइपोग्लाइसेमिक। ना आएगा पूछ लेना बेटा, शर्माना मत, यहां से हम बेइज्जती नहीं कर पाते हैं बच्चों की, है ना। नेक्स्ट, दूसरा जो इसमें समझना है, ये 3 सेल के अलावा एक सेल और पाई जाती है बेटा। इन 3 सेल के अलावा एक सेल जो मुझे नोट करके पढ़ाना है, वो नोट में पढ़ना बेटा, क्योंकि इसे मिलती जुलती बातें और सिलेबस में ज्यादा है नहीं, पूछा नहीं जाता। उसको बोलते हैं एफएफ या फिर पीपी सेल। पैंक्रियाज के एंडोक्राइन पार्ट में 3 सेल इसलिए हम पहले नाम लिखवा दिए, अल्फा बीटा डेल्टा, क्योंकि वो बहुत कॉमन है और बहुत पूछा जाता है। लेकिन एक सेल और देखी गई है। अभी क्या, अभी तो तुम डिस्कवरी करोगे और पा जाओगे भाई, डिस्कवरी करोगे और मिलेगा तुम्हें, डिस्कवरी करोगे तो और पाओगे। चलो, एफएफ पीपी सेल, ये क्या सिक्रीट करते हैं? ये सिक्रीट करते हैं पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। पैंक्रियाटिक पॉली यानी पैंक्रियाज से पॉलीपेप्टाइड निकलवाते हैं। पॉलीपेप्टाइड मतलब ये कोई प्रोटीनेशियस बात होगी, पॉलीपेप्टाइड। इसका सवाल नहीं पूछा गया ज्यादा, कहीं कहीं बहुत बड़ी जो गाइड, बहुत भर भर जो क्वेश्चन देते हैं उसमें आ जाता है, वरना आपको सिर्फ मेनली 3 याद रखना है। तो भैया ये हो गया आपका, क्या चीज हो गया ये हो गया आपके पैंक्रियाज का। आज हम शुरू करेंगे फिजियोलॉजी। चलें शुरू करें, अभी तक हम एनाटॉमी पढ़ रहे थे, आज हम फिजियोलॉजी शुरू करेंगे, और फिजियोलॉजी जल्दी हो जाती है। आज हम पढ़ेंगे डाइजेशन ऑफ फूड। कहो सर हम लोग रेडी हैं, कहो सर कि हम लोग रेडी हैं, शुरू करो। चलो शुरू करते हैं। हेडिंग पढ़ने जा रही है डाइजेशन ऑफ फूड। एक्चुअली आज यहां से फिजियोलॉजी स्टार्ट हो रही है, डाइजेशन ऑफ फूड। अभी तक एनाटॉमी पढ़ रहे थे, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे थे। डाइजेशन ऑफ फूड आज मैं तुम्हें खुल के बताऊंगा बेटा, चलो तुम भी खुल के सुनना, और क्या। डाइजेशन ऑफ फूड, भैया देखो, जब भी फूड की बात आती है तो आप कार्बोहाइड्रेट की बात करते हो, आप प्रोटीन की बात करते हो, आप फैट की बात करते हो, आप न्यूक्लिक एसिड की बात करते हो। न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए, आरएनए। अरे भैया, जब आप कोई अनाज खाओगे, उस अनाज में सेल होगा, सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होगा, तो आप खाओगे ही। न्यूक्लिक एसिड होगा, और क्या होते हैं, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ये मेन है। यहां से यहां तक का मामला, इनका डाइजेशन होता है, बहुत कायदे सुनना, इनका डाइजेशन होता है, इनका डाइजेशन नहीं होता, ये बात मैं शायद बता चुका हूं। नो डाइजेशन। विटामिन और मिनरल्स का डाइजेशन नहीं होता, इनका एब्जॉर्प्शन होता है बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हल्के में लिखा हुआ है लेकिन इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन होता है, मतलब इनका ब्रेकडाउन होता है। विटामिन और मिनरल्स का ब्रेकडाउन नहीं होता है। ठीक है, तो ये पेज भी क्लियर है? हाँ जी सर, ये पेज भी क्लियर है। हाँ जी सर, ये पेज भी क्लियर, आगे बढ़ जाओ सर। हाँ सर, आगे बढ़ जाओ। चलो आगे बढ़ता हूं मैं, आगे बढ़ता हूं मैं, चलो चलते हैं। सुनो, डाइजेशन की बात होती है तो मैंने कहा था डाइजेशन बायोकेमिकल प्रोसेस भी है और मैकेनिकल प्रोसेस है, ये बात मैंने जिक्र कर लिया था। अच्छा ये बताओ, कुछ सवाल है, फटाफट आप जवाब दे दो। कुछ सवाल है मेरे, 4-5 सवाल हैं। आप तैयार हो? उंगलियां अपनी टाइट कर लो बेटा। पहला सवाल, उंगलियां अपनी टाइट कर लो। चलिए पहला सवाल,
फूड का डाइजेशन कहाँ होता है? फूड का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? फूड का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से। सारे बच्चे करें माउथ से, वेरी गुड। फूड का डाइजेशन कंप्लीट कहाँ होता है? फूड का डाइजेशन कंप्लीट कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के किस पार्ट में? स्मॉल इंटेस्टाइन के किस पार्ट में? मेनली ड्यूडेनम रखना। देखो कुछ जियोजेनम इलियम में भी जाता है, लेकिन मेनली ड्यूडेनम रखना कि ड्यूडेनम में होता है। ठीक है। दूसरी बात, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहां स्टार्ट होता है? जल्दी जवाब दो, मैं फटाफट कर दूंगा ना इसको। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहां स्टार्ट होता है? वेरी गुड, माउथ में। बहुत अच्छा भैया सुरैया, जवाब दे दो। इसका मतलब पढ़े नहीं हो तुम। उंगलियां चलाया करो, वरना उंगलियां हटा दो सब लोग, उंगलियां अपनी। ठीक है। माउथ में। प्रोटीन का डाइजेशन कहां से स्टार्ट होता है? प्रोटीन का डाइजेशन कहां होता है? ये सब बड़े हिट सवाल हैं। स्टमक से, वेरी गुड, स्टमक से। अच्छा, फैट का डाइजेशन कहां से स्टार्ट होता है? फैट का डाइजेशन कहां से स्टार्ट होता है? स्टमक से। फैट का डाइजेशन स्टमक से होता है, लेकिन वो सिग्निफिकेंट नहीं है बेटा, इसलिए इंटेस्टाइन रखना। फैट का डाइजेशन इंटेस्टाइन रखना बेटा आज के बाद। क्यों? क्योंकि फैट तभी टूटेगी, फैट का डाइजेशन तभी होगा जब बाइल जूस काम करेगा, और बाइल जूस पेट में नहीं आता, बाइल जूस ड्यूडेनम में आता है। बाइल जूस ड्यूडेनम में आता है, यह बात आपको पता है, बताऊंगा। तो मेरा ये सवाल था कि आपने ये बात पता चल लिया। एक 3 सवाल और पूछता हूं, 3 सवाल और पूछता हूं। ये बताइए, जब फूड माउथ में होता है उसे क्या बोलते हैं? व्हेन फूड प्रेजेंट इन माउथ इज कॉल्ड बोलस। और जब पेट में जाता है तो? जब पेट में जाता है तो काइन। जब इंटेस्टाइन में जाता है तो काइल, CHYL, काइल। लड़के जवाब नहीं देते, लड़के में खाली आमिर को मैंने देखा जवाब देते हुए, हमेशा आमिर एक्टिव रहता है। बाकी हसनैन, तौसीफ, तुम लोग क्या मजाक बना रखा है क्या? इस तरह से पढ़ाई, अगर आप बहुत टैलेंटेड है बेटा तो आप डायरेक्शन में मार्क्स लेकर आइए, लेकिन जवाब देते रहिए हमको। ठीक है। यहां पे सिर्फ वहां एंजॉय करने नहीं आए आप लोग। काइल। फिर सवाल, देख रहे हो कितने सवाल हो रहे हैं? फिर सवाल, बोलस, काइन, काइल। सवाल, बोलस का मीडियम क्या होगा? मतलब पीएच क्या होगा? बोलस का पीएच क्या होगा? एसिडिक, स्लाइटली एसिडिक कहो, 6.8 के आसपास। वेरी गुड आमिर, 6.8 के पास, स्लाइटली एसिडिक, बहुत अच्छा जवाब। काइन का पीएच क्या होगा? देख रहे हो क्या क्या सवाल मैं पूछ रहा हूं, सब खोपड़ी में बैठाना। काइन का पीएच, काइन का काइन का 8.6 कैसे होगा बेटा? काइन एसिडिक होगा ना, 1.8 से 2 के आसपास होगा, पेट में है ना। और काइल का क्या होगा? 8 के ऊपर ही होगा, या 8 के आसपास होगा। वेरी गुड। इतने सवाल था, इतने सवाल आपको समझ में आ गए हैं। चलिए, इतने सवाल आ गए, और ये सारे सवाल एक जगह कर लो, मैं लिखवा दे रहा हूं जल्दी जल्दी। फूड का डाइजेशन, मैं इसको इस पेज पे यही लिखवाऊंगा मैं सिर्फ। फूड का डाइजेशन स्टार्ट कहां होगा? माउथ से। माउथ, ये पॉइंट मैं यहां लिखवा दूं सना यास्मीन। फूड का डाइजेशन जनरली कंप्लीट कहां होता है? तो कहना मेनली ड्यूडेनम। ड्यूडेनम जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है, ड्यूडेनम जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है। फूड जो तुम्हारे मुंह में है, इन मुंह, शायद ही लिखवा चुका हूं लेकिन फिर भी लिख लो। फूड जो तुम्हारे मुंह में है, बोलस, सॉरी बोलस। फूड जो तुम्हारे स्टमक में है, काइम। फूड जो तुम्हारे इंटेस्टाइन में है, काइल। फूड जो तुम्हारे स्टमक मुंह में है, उसका पीएच लगभग जनरली स्लाइट एसिडिक होगा, स्लाइट एसिडिक। और जो तुम्हारे पेट में आ गया, एसिडिक। जो काइल है फूड, वो बेसिक। ये सब हिट क्वेश्चन है, इसे बहुत अच्छे बनाए जाते हैं, याद रखना। अच्छा, एक सवाल है। अच्छा, 3 सवाल और पूछूं? पूछूं? तुम लोगों ने जवाब बड़ा अच्छा दिया, तभी मुझे मजा भी आ रहा है। पूछूं और? चलो, ये बहुत बड़ी बात है कि जवाब दिया है। ये बताइए, बोलस क्या है? बोलस क्या है? सोचो मैं बोलस पे कितना सवाल पूछ रहा हूं। बोलस क्या है? पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट,
सॉरी, पार्शियल ब्रेकडाउन कार्बोहाइड्रेट, पार्शियल ब्रेकडाउन प्रोटीन, पार्शियल ब्रेकडाउन फैट। नहीं नहीं, ऐसे पूछा हूं मैं जो पूछा हूं वो बताओ। पार्शियल ब्रेकडाउन कार्बोहाइड्रेट, वेरी गुड। और काइम क्या है बेटा? काइम क्या है बच्चा? काइम क्या है बच्चा? पार्शियल ब्रेकडाउन प्रोटीन, वेरी गुड। समझ तो गए यार तुम लोग, ये एक कदम आगे है। ये जो पॉइंट मैं बता रहा हूं ये अभी तक नहीं पूछा गया है, मैं एक कदम आगे बढ़ रहा हूं, कहीं नहीं पूछा गया है। लेकिन अपने दिमाग से सोचो कि क्या मैं सही बता रहा हूं कि नहीं बता रहा हूं, कहीं नहीं पूछा गया है। पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और काइम क्या होता है? पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन, मैं सिर्फ प्रोटीन लिख दे रहा हूं। और काइल क्या होता है? पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ फैट, जनरली फैट। इतने सवाल हो गए हैं तुम्हारे यहां पर, है ना? कंप्लीट कहां होता है, ये कहां होता है, वो कहां होता है, सब हो गया। चलो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डाइजेशन इन मुंह। डाइजेशन इन मुंह, डाइजेशन इन मुंह, माउथ में, मुंह में। चलो चलो शुरू करते हैं। देखो भैया, जब भी कभी मुंह की बात होती है तो जो बक्कल कैविटी है, बीसी यानी बक्कल कैविटी जो होता है, इसके अंदर फूड की च्युइंग होती है, फूड को चबाया जाता है, मैस्टिकेशन होता है, मैस्टिकेशन होता है, ठीक है? और इसको मिक्स किया जाता है सलाइवा से, मिक्स्ड विद सलाइवा। इतनी बात आपको पता है, और उसको हम बोलस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? बोलस। अब सुनना, अगर फूड, ए बाबू, अगर फूड तुम्हारे बक्कल कैविटी से, यहां, अरे फूड अगर बक्कल कैविटी में है, बीसी बक्कल कैविटी में है, और वो जा रहा है तुम्हारे हलक में, फेरिंग्स में, अगर फूड तुम्हारे बक्कल कैविटी में ये और उससे जा रहा है हलक में, तो बताओ कौन सी प्रोसेस होगी, किससे जाएगा? जल्दी जवाब दो, कौन सी प्रोसेस है, किससे जाएगा? उस प्रोसेस का नाम बताइए। पेरिस्टालसिस, वेरी गुड। स्वेलविंग, पेरिस्टालसिस, डीग्लूटिशन। अच्छा भैया एक बात बताओ, ये तुम्हारे जुबान में कब से पेरिस्टालसिस होने लगी? तुम्हारे जुबान में कब से पेरिस्टालसिस होने लगी है? हमेशा याद रखना, माउस से जब हलक में जा रहा है तो हम बोलते हैं स्वेलविंग करके, स्वेलविंग करके, या इसी का दूसरा नाम है डीग्लूटिशन, इसी का दूसरा नाम है डीग्लूटिशन। डीग्लूटिशन यानी निगलना, खाने को निगलना होता है, और वो आपके कंट्रोल में है। पेरिस्टालसिस आपके कंट्रोल में नहीं है, इनवॉलंटरी है, ठीक है? ऐसा तो नहीं कि जुबान मुंह में, फूड मुंह में रखा और आपके कंट्रोल में खट से अंदर निकल गया, नहीं। तो याद रखना, तो डीग्लूटिशन है स्वेलविंग, वॉलंटरी प्रोसेस है कि इनवॉलंटरी? जल्दी जल्दी जवाब दो। देखो मैं आराम से पढ़ा रहा हूं, बहुत सारी बातें करके मैं पढ़ा रहा हूं। बताइए वॉलंटरी है कि इनवॉलंटरी? वॉलंटरी है। डीग्लूटिशन वॉलंटरी प्रोसेस है, मतलब हमारे कंट्रोल में है, वॉलंटरी प्रोसेस है, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। हलक तक फूड पहुंचाने को हम ये बोलते हैं, याद रखिएगा, डीग्लूटिशन। तो ये पेज क्लियर है मेरे बच्चे? आगे बढ़ जाऊं? एक कोई मैसेज कर दे, हाँ, जिसको लगता है कि नहीं आया वो सिर्फ मैसेज कर दे। आ गया, सबको आ गया, आ गया, वेरी गुड। नेक्स्ट, नेक्स्ट पेज। तो सुनो, हम जब सलाइवा की बात करते हैं तो तुम्हारे सलाइवा में म्यूकस भी होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है ना? म्यूकस ये क्या करता है? जो फूड के पार्टिकल होते हैं, फूड के पार्टिकल को एडहेयर करता है, चिपकाता है आपस में, एडहेरिंग करता है, और लुब्रिकेशन भी करता है। ये बात आपको पता चल गई है, ये बात आपको पता चल गई है कि लुब्रिकेशन भी करता है। अब सुनिएगा, क्योंकि वरना ये गले से उतरना है तो दिक्कत करेगा ना। अब मैं जो यहां पर समझाने जा रहा हूं वो डिग्लूटिशन वगैरह हो गया, याद रखना, वॉलंटरी प्रोसेस। दूसरा जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट समझाने जा रहा हूं वो देखो क्या है।
तुम्हारे माउथ में, हम पहले बात करते हैं माउथ में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। और जो कार्बोहाइड्रेट जनरली हम लेते हैं बेटा वो पॉलीसेकेराइड होता है, जो हम लेते हैं वो पॉलीसेकेराइड, यानी कि हम स्टार्च ले सकते हैं, हम सेलुलोज लेते हैं, जनरली हम यही लेते हैं, और भी है लेकिन जनरली हम यही पढ़ते हैं, हमें यही पढ़ना भी है। जब हम कार्बोहाइड्रेट यानी पॉलीसेकेराइड यानी स्टार्च और सेलुलोज लेते हैं, तो मान लीजिए कि आपने स्टार्च लिया, बहुत काले सुनना, स्टार्च लिया, तो ये स्टार्च पर तुम्हारे सलाइवरी ग्लैंड में होता है सलाइवरी अमाइलेज, तुम्हारे सलाइवरी ग्लैंड में होता है सलाइवरी अमाइलेज नाम का एंजाइम। इस सलाइवरी अमाइलेज को हम बोलते हैं टाइलिन, और इस टाइलिन को एक्टिवेट करने का काम होता है क्लोराइड। नहीं आया रे, नहीं आया, बताओ, इतनी बातें हम बता चुके हैं। टाइलिन, जिसका पटाइलिन नहीं, पटाइलिन मत करें ना, जिसको एक्टिवेट करता है क्लोराइड आयन। यहां पर 30% स्टार्च, अबाउट 30% स्टार्च टूट कर माल्टोज में चला जाता है। स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है और माल्टोज जो है डाइसेकेराइड है, माल्टोज जो ये डाइसेकेराइड है। यानी तुम्हारे माउथ में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ, सलाइवरी ग्लैंड द्वारा सलाइवरी अमाइलेज या टाइलिन वहां पर आकर काम किया, जिसको एक्टिवेट किया क्लोराइड आयन ने। बस यही होता है। और हाँ, सलाइवरी अमाइलेज का पीएच कितना होता है बेटा? यानी तुम्हारे सलाइवा का पीएच किसी ने बताया था अभी, 6.8 के आसपास इनका पीएच होता है बाबू, 6.8 के आसपास इनका पीएच होता है। वेरी गुड, 6.8 कार्बोहाइड्रेट। अब हम बात करते हैं सेलुलोज की, ये सब तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं है। बताइए, सेलुलोज का डाइजेशन कौन करेगा? यहां पे सेलुलोज का डाइजेशन कौन करेगा? आलिया कह रही सेलुलोज का डाइजेशन नहीं होता है, जया भी करे नहीं होता, नौसीन भी करे नहीं होता, जीनत भी करे नहीं होता है। काहे बेटा? वो भी तो स्टार सॉरी पॉलीसेकेराइड है बाबू, मेरे प्यारे बच्चों, सेलुलोज भी तो पॉलीसेकेराइड है। वेरी गुड आमिर, आमिर ने एकदम सटीक जवाब दे दिया है कि सर, ए सुरैया सुनो, कोई पूछे कि भैया ये बताइए, स्टार्च और सेलुलोज दोनों पॉलीसेकेराइड है, स्टार्च का डाइजेशन आपके माउथ में हो गया है, लेकिन सेलुलोज का डाइजेशन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सेलुलोज जो है इसमें बीटा बॉन्ड होता है, इतना समझो। हाँ, अभी किसी ने बच्चे ने अमाइलोपेक्टिन और ये सब लिखा था, वो भी सही है, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन, ये भी बात सही है। और स्टार्च में अल्फा बॉन्ड होता है, अल्फा बॉन्ड, बस इतना दिमाग रखो। और ये सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम है ना, ये अल्फा सलाइवरी अमाइलेज है। जो सलाइवरी अमाइलेज है यह अल्फा सलाइवरी अमाइलेज होता है, इसलिए ये सिर्फ अल्फा बॉन्ड को तोड़ेगा। और सेलुलोज में बीटा बॉन्ड होता है, और हमारे अंदर बीटा सलाइवरी अमाइलेज नहीं होता है, इसलिए बीटा बॉन्ड को ये तोड़ नहीं पाएगा। नो बीटा सलाइवरी अमाइलेज, हमारे अंदर बीटा सलाइवरी अमाइलेज नहीं होता है, इसलिए इसको तोड़ नहीं सकता है। कह दो सर ये क्लियर हो गया कार्बोहाइड्रेट का। सेलुलोजी का आपको मतभेद था, सेलुलोज का ही आपको समझ आ गया। सेलुलोजी में आपका, हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूं। तो ये हो गया कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, ठीक है। अब दूसरा हम ये करते हैं कि भाई इस फूड को, जो बचा हुआ स्टार्च है, जो माल्टोज है और जो प्रोटीन है, यानी जो बचा हुआ फूड है, उस फूड को हम भेज देते हैं स्टमक में। यानी कि अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी, माउथ में प्रोटीन का डाइजेशन होता है कि नहीं होता, पहले बताओ। ये कहां पढ़ रहा है डाइजेशन? प्रोटीन माउथ में बेटा, प्रोटीन का होता है कि नहीं होता है? होता है, नहीं होता है? काहे नहीं होता है? प्रोटीन का डाइजेशन माउथ में क्यों नहीं होता? प्रोटीन का डाइजेशन माउथ में क्यों नहीं होता? चलो नहीं होता तो मैंने कट लगा दिया, क्यों नहीं होता, जवाब दो मुझे। प्रोटीन का डाइजेशन क्यों नहीं होता, जल्दी जवाब दो। एंजाइम नहीं है, वेरी गुड। प्रोटीन को ब्रेक करने वाला एंजाइम नहीं होता, प्रोटीन को ब्रेक करने वाला कोई एंजाइम नहीं होता प्रोटीन माउथ में। अच्छा, फैट का? नो, वही वही जवाब, नो एंजाइम। न्यूक्लिक एसिड का, न्यूक्लिक मतलब डीएनए आरएनए का, नो डाइजेशन। क्यों? नो एंजाइम, नो डाइजेशन, नो एंजाइम। इतनी बात आपको क्लियर। ये मत कहना कि नो ग्लैंड, ये कहोगे तो गलत हो जाएगा आंसर। कहना नो एंजाइम, है ना?
तो आपका माउथ का क्लियर हो गया कि माउथ में किसका डाइजेशन होता है और किसका नहीं होता है, और जिसका होता है तो क्यों होता है, किसका जिसका नहीं होता तो क्यों नहीं होता है। कह दो हाँ सर आगे बढ़ो, कह दो सर हाँ आगे बढ़ो, हमको बढ़ाओ ना आगे, अरे आगे बढ़ाओ हमको। मैं बढ़ूंगा ही नहीं, फिर मैं बढ़ूंगा ही नहीं, जाओ। मानव ने परमिशन दे दी है। अच्छा सुरेश ने भी परमिशन दी, हाँ आगे बढ़ो। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग धीरे धीरे कदमों के साथ आगे बढ़ते हुए। आओ हम तुम्हारे अमाशय में देखते हैं, डाइजेशन इन अमाशय। अमाशय का मतलब होता है स्टमक, डाइजेशन इन स्टमक। अमाशय हिंदी है, अमाशय यानी कि मैदा, 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 ठीक है। चलो भाई आओ बात करते हैं, तुम्हारे स्टमक की बात करते हैं। एक बात बताते हैं, फूड रीचेस टू स्टमक, लेकिन उससे पहले डाइजेशन इन स्टमक तो मेन हेडिंग है, रीचेस टू स्टमक। उससे पहले हमें यह पढ़ना है कि किसके जरिए जाएगा, थ्रू, किसके जरिए होते हुए भैया, वाया होते हुए किसके, ईसोफेगस, वाया ईसोफेगस, वाया ईसोफेगस। ये बताइए ईसोफेगस से स्टमक तक फूड जो आया है वो कैसे आया है, ईसोफेगस से स्टमक तक फूड कैसे आया है, पेरिस्टालसिस, वेरी गुड। ईसोफेगस से स्टमक तक पेरिस्टालसिस, वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों। तुम लोग ना यार, पेरिस्टालसिस हम लोगों का बड़ा दिल करता, जानते जब तुम लोग नंबर अच्छे आते हैं ना, बड़ा अच्छा लगता है हमको भी, और जब तुम लोग नंबर गड़बड़ लाते हो तो बड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि हमको सिर्फ पढ़ाना नहीं होता यार, हमको सिर्फ कमाना नहीं है आपसे, और कमाना होता तो पता है कि फीस कितनी है आपको। हमें कमाना, हमें बस ये कि हमारे बच्चे जो हम या और जितने भी हमारे यहाँ बच्चे सब जानने वाले हैं, मैक्सिमम जानने वाले हैं हमारे, उनका बस ये है कि उनका चलो पिछले साल नहीं हो पाया किसी वजह से, किसी के 1 साल था, किसी की कुछ गड़बड़ी हुई, तो इस साल उन्हें धक्का दे के, डांट के, फटकार के, मार के, समझा के, बेइज्जती करके, जैसे भी करके हमें उन्हें पढ़ाना है, सिलेक्शन दिलाना है। ये हमारा मुद्दा रहता है। जब तुम लोग नहीं करते हो तो हम और शादाब सर जो है आपस में पहले डिस्कस करते हैं, फिर उसको गुस्सा आने लगता है दोनों लोगों को। आता है, क्यों नहीं आएगा, है ना। तुम्हारे माँ बाप से ज्यादा गुस्सा तो हम लोग कर लेते हैं, है ना। तो याद रखना तुम भी। चलो आगे बढ़ते हैं। पेरिस्टालसिस, सर पेरिस्टालसिस क्या है, सर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, यही जो मूवमेंट हो रहा है इसी को बोलते हैं पेरिस्टालसिस, और इससे फूड आगे बढ़ता है। मैं पढ़ा चुका हूं शायद पेरिस्टालसिस क्या होता है, और ये इनवॉलंटरी प्रोसेस है, आपके बस में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, इनवॉलंटरी प्रोसेस है। ठीक है सर, बात सुना कि ईसोफेगस से स्टमक तक कैसे जाता है, और ईसोफेगस से स्टमक तक गया, लेकिन खाना जब खा रहा कहीं झम से गिर ना जाए पेट में, पर झम से झम झम, ये बोटी जा रही झम से गिरा, पेट इधर उधर हो रहा है, तो उस झम झम को गिरने ना दे, कौन कंट्रोल करता है, स्फिंक्टर, वेरी गुड। कौन सा स्फिंक्टर है ईसोफेगस और स्टमक के बीच में, कौन सा स्फिंक्टर है, कार्डियक स्फिंक्टर, पायलोरिक। तुम लोगों को हम इतना इतना पीटेंगे किसी दिन, दिमाग सही हो जाएगा आप लोगों का। गैस्ट्रोइसोफिजियल लिखवाया गया ना, हाँ कार्डियक भी ठीक है, लेकिन ये पायलोरिक वाले कहां से चले आते हैं, पढ़ाने के बाद यह हाल है। गैस्ट्रोइसोफिजियल स्फिंक्टर कार्डियक स्फिंक्टर भी बोल देते हैं, लेकिन पायलोरिक तो नहीं होगा ना, पायलोरिक स्फिंक्टर। हाँ बच्चा, तो सुनो, तुम्हारे स्टमक से यहां तक, स्टमक तक भेजने का काम, पुश करने का काम पेरिस्टालसिस से होता है, लेकिन रेगुलेट करने का काम किसका है मेरे प्यारे बच्चों, रेगुलेट करने का काम होता है गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर या कार्डियक स्फिंक्टर। बात वो भी सही है, इसोफेजियल स्फिंक्टर। कार्डियक कहो एक बार, शुरू में आता है, पायलोरिक बोल देते हैं आप लोग, रिवीजन नहीं करते आप लोग। गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर, ठीक है, ये रेगुलेट करता है और ये मूव करवाता है फूड को। सवाल ये आ रहा है मेरे बच्चों कि ये बताइए, इसोफेगस में डाइजेशन के बारे में जिक्र किया ही नहीं मैंने, मैं तो स्टमक हैंडल, लेकिन स्टमक में ही इसोफेगस के बारे में पढ़ा जाता है, थोड़ा बहुत समझ रहे हैं। बताइए कि आपके इसोफेगस में डाइजेशन कैसे होता है बेटा। जय सिंह कह रही है नो डाइजेशन, आलिया भी कह रही नो डाइजेशन, आकाश कह रहे नो डाइजेशन, कहा है बेटा,
काहे काहे डाइजेशन नहीं होता वहां? शीतल क्यों नहीं होता? नो डाइजेस्टिव ग्लैंड। आलिया ये जवाब बड़ा बढ़िया था कि नो डाइजेस्टिव ग्लैंड। एंजाइम मत कहना, नो डाइजेस्टिव ग्लैंड। कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं होती है, एंजाइम नहीं, डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं होती, बस याद रखना। बाकी इसोफेगस की कहानी आपको पढ़ाई जा चुकी है। फूड पहुंच गया तुम्हारे स्टमक में, फूड पहुंच गया आपके स्टमक में धीरे धीरे। स्टमक के अंदर आपको पता है कि स्टमक में गैस्ट्रिक हार्मोन भी होता है, जो जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिन हार्मोन। गैस्ट्रिन हार्मोन, ये हार्मोन स्टिमुलेट करेगा गैस्ट्रिक ग्लैंड को, स्टिमुलेट गैस्ट्रिक ग्लैंड, है ना, गैस्ट्रिक ग्लैंड, और निकलेगा गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस। और ये गैस्ट्रिक जूस के अंदर ही सारा खेल है। अब आओ हम देखते हैं कि समझना क्या है स्टमक में। स्टमक में समझना क्या है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, तो गैस्ट्रिन हार्मोन, स्टिमुलेट गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक जूस। नेक्स्ट पेज पे चले, ये क्लियर है? जिसको नहीं है तो मैं दोबारा बोल सकता हूं, अगर क्लियर है तो आगे बढ़ूं, अगर नहीं क्लियर तो मैं दोबारा बोल दूं। जिसको नहीं क्लियर वो बताया करे बस। क्लियर है सबको? चलो ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज बाबू मेरे बच्चा, चलिए चलिए जल्दी जल्दी डाइजेशन कर लेते हैं बाबू। हाँ, पहली बात तो ये, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन इन स्टमक। फूड पहुंच गया है ना, तो बताइए कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। अरे कार्बोहाइड्रेट मतलब जो बचे रह गए, माल्टोज भी ले लो, और जो बचे रह गए कौन करेगा? कौन करेगा जल्दी बताओ, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कौन करेगा? जल्दी बताइए, रुक क्यों जाते हो तुम लोग? पैंक्रियाटिक जूस, आकाश का पैंक्रियाटिक जूस, वेरी गुड। एचसीएल करेगा, जय सिंह करेगा एचसीएल। पैंक्रियाटिक अमाइलेज, अच्छा जल्दी जवाब दो। कुछ लोग एकदम खामोश बैठे हुए हैं, मैं देख रहा हूं, है ना। जवाब नहीं है तो अब बंद है आवाज, बोलो भाई। एचसीएल, सना यास्मीन करे एचसीएल। पैंक्रियाटिक जूस, हसनैन करे पैंक्रियाटिक अमाइलेज। पेप्सिनोजेन, हाय हाय हाय, तुम लोग को सही में पढ़ाने का। सदा सर कह रहे हैं सर आपका डाइजेशन चैप्टर कहाँ स्लो चल रहा है। हम क्या सर, बच्चे बहुत स्ट्रांग हैं इसलिए स्लो चल रहा है। इतना तुम्हें कूटा जाएगा ना। क्या लिखा मैंने? नो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कहां हैं आप लोग? कौन करता है एचसीएल डाइजेशन करता है? कब सुना है जिंदगी में? मुझे किसी आज तक किसी किताब में, तो मैं पूरा मेडिकल पढ़ लिया हूं, आज तक नहीं सुना हूं नो डाइजेशन। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाला कोई एंजाइम तुम्हारे पेट में होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। इसमें जानते हो, एक एक लड़की ने बड़ा चालाकी दिखा, शीतल ने, मतलब जवाब नहीं पता था, देखो खामोशी कैसे अख्तियार करके बैठी है। ये भी एक आंसर होता है, पूछो कैसे। छोड़ दिया मैंने क्वेश्चन, नहीं किया सर, नहीं आ रहा था, पता है मुझे तो जवाब कहां गया था। चलिए, नो एंजाइम, लोग एचसीएल डाइजेशन करता है, पेप्सिनोजेन करता है, पैंक्रियाटिक, पैंक्रियास को घुमा के मोड़ के इधर ले आए ये लोग, है ना। ये पैंक्रियास से करना, ना ना तुम इधर नहीं जा सकते हो, तुम्हारे से हम जो कहेंगे वो करो, तुम ऐसे घूमो, पेट में आओ घूम के। आओ चलो आगे बढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट का, कोई पूछे फैट का, फैट का, तो कहना फैट का डाइजेशन होता है, माइल्ड डाइजेशन होता है। माइल्ड डाइजेशन ना लिखो, माइल्ड अच्छा शब्द नहीं है। माइल्ड डाइजेशन क्या होता है? माइल्ड डाइजेशन ना लिखो, ये लिखो, कहना नो सिग्निफिकेंट डाइजेशन ऑफ फैट, नो सिग्निफिकेंट डाइजेशन फैट का। क्यों सिग्निफिकेंट? क्यों क्यों फैट का सिग्निफिकेंट डाइजेशन नहीं होता बच्चा? क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? क्योंकि यहां पर माइल्ड लाइपेज निकलता है, ये मैं लिखवा चुका हूं। गैस्ट्रिक जूस माइल्ड लाइपेज निकलता है, लेकिन वो माइल्ड लाइपेज इस इतना सक्षम नहीं होता कि वो फैट का डाइजेशन सही से कर सके। ठीक है, अब हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे डाइजेशन में प्रोटीन का। प्रोटीन का लास्ट में इसलिए कर रहे हैं, कोई पूछे तो कहना यहां पर सिर्फ प्रोटीन का ही डाइजेशन मेनली होता है, प्रोटीन का डाइजेशन।
अब मान लीजिए जो प्रोटीन आती है बेटा, तो इसमें प्रोटीन का डाइजेशन जो होगा वो देखो होता है कैसे। प्रोटीन डाइजेशन टेक्स प्लेस। यही सब याद रखना, एकदम खोपड़ी में बैठा लो, वरना परेशान हो जाएंगे आप। प्रोटीन का डाइजेशन टेक्स प्लेस। देखिए क्या है प्रोटीन डाइजेशन में। पहले तो हम ये समझते हैं कि मैंने आपको पेप्सिनोजेन पढ़ा रखा था, जो अगर कहेंगे नहीं पढ़ाया तो उसको हम कूट देंगे। पेप्सिनोजेन, उसके बाद हमने आपको प्रोरेनिन भी बता रखा था पिछले लेक्चर में बेटा, आप देखिएगा वहां पे। पेप्सिनोजेन, पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करने का काम किसका है? सब पढ़ा चुका हूं मैं, बताइए। एचसीएल का, वेरी गुड। पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट काम एचसीएल का होता है ना। प्रोरेनिन को रेनिन में कन्वर्ट करने का काम किसका होता है? प्रोरेनिन को रेनिन में कन्वर्ट करने का काम किसका होता है? प्रोरेनिन को रेनिन में एचसीएल। कहीं कहीं पेप्सिन भी देते हैं, लेकिन एचसीएल ही रखना, कहीं कहीं रेनिन भी देते हैं, पेप्सिन देते हैं। ये रेनिन में हो गया। अब तुमने खाई प्रोटीन, तुमने खाई प्रोटीन। अब प्रोटीन जो होती है वो पॉलीपेप्टाइड होती है, ये बात आपको पता है। पॉलीपेप्टाइड मतलब बड़ी पेप्टाइड होती है। अब इस पे सबसे पहले आएगा पेप्सिन, मतलब पहले का यही काम ही करेगा पेप्सिन। प्रोटीन पर पेप्सिन काम करेगा और ये इनको तोड़ देगा पेप्टोन्स में, पेप्टोन्स में प्लस किसमें बेटा? प्रोटीएज में, या प्रोटीएजेस कह दो, प्रोटीएज में। तोड़ेगा कि नहीं तोड़ेगा? है ना, पेप्टोन्स में और प्रोटीओजेस में, है ना, पेप्टोन्स में और प्रोटीओजेस, सॉरी प्रोटीओजेस में तोड़ देगा। ठीक है बच्चा, ये टूट गए। ये क्या है पेप्टोन्स और प्रोटीएज क्या है मैं समझाता हूं। मान लीजिए कि जो प्रोटीन आपने खाई थी वो प्रोटीन इतनी बड़ी थी, एक बात करें, इसका स्ट्रक्चर इतना बड़ा था, तो ये क्या हुआ देखो, मतलब उस बड़े में तो आधा हो गया। मतलब छोटे पॉलीपेप्टाइड को, ये भी पॉलीपेप्टाइड ही है, बस ये स्मॉल पॉलीपेप्टाइड है। और ये क्या है बेटा? ये लार्ज था, ये लार्ज पॉलीपेप्टाइड था, ये स्मॉल पॉलीपेप्टाइड है, ये स्मॉल पॉलीपेप्टाइड है। तो प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में होता है, यानी प्रोटीन के डाइजेशन के लिए हमेशा एसिडिक मीडियम चाहिए होती है। स्टार्टिंग में हमेशा एसिडिक मीडियम चाहिए होती है। तो ये था प्रोटीन का। अभी थोड़ा सा हम बात यहीं पे कर ले मिल्क क्या। मिल्क, दूध, दूध का डाइजेशन कौन करेगा? रेनिन। मिल्क के अंदर एक प्रोटीन होती है जिसका नाम है कैसीन प्रोटीन। तुम्हारे जो दूध होते हैं उसमें प्रोटीन होती है जिसका नाम है कैसीन। उस मिल्क को दही में कन्वर्ट करने का काम होता है रेनिन का, और जब दही बन जाती है तो कैसीन कन्वर्ट हो जाता है पैरा कैसीनेट में। कैसीन कन्वर्ट हो जाएगा पैरा कैसीनेट में। तो सुनो, जब तक दूध है तब तक उसके अंदर कैसीन है, जब तक दूध है तब तक उसके अंदर जो प्रोटीन है वो कैसीन है। दूध से अगर दही बन गया तो उसके अंदर पैरा कैसीनेट हो गया। इसीलिए जब छोटा बच्चा दूध पीता है तो दूध पीने के बाद आपने देखा होगा कि दूध पीने के बाद अगर उसको लिटा दीजिए, आप उसको गोदी में अगर ले लीजिए, और गोदी में लेने के बाद अगर उसका पेट दब गया, अगर उसका पेट दब गया तो देखो दूध की पलटी कर देता है, और जब वो दूध की पलटी करता है दूध फटा फटा निकलता है, वही दही होती है। अब आमिर को ये वाली दही पसंद बहुत है, बताता है ये सब ऐसा कि बेटा ये सर हमको ये वाली दही पसंद है, बाकी वो मार्केट में जो मिलती है वो नहीं पसंद है। तो ठीक है, ये बच्चा सबका जाता है, गोदी में उठा लेता है, देखता है कौन दूध पिलाया है, तुरंत बच्चे को गोदी में उठाता है और गोदी में उठाने के बाद उसकी पलटी करवाता है और फिर उसकी दही को इकट्ठा करता है। हाँ हाँ, है ऐसे, क्या करा जाए, है ना। तो ऐसे ऐसे लोग हैं बेटा। तो याद रखना, सवाल ये है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए कि कौन सा एलिमेंट यहां पे काम करेगा? रेनिन एंजाइम के अलावा कोई एलिमेंट काम करता है? बताइए। कैल्शियम, वेरी गुड। कैल्शियम, कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कैल्शियम। दूध की दही बन गई यानी, तो याद रखना कर्डलिंग ऑफ मिल्क कौन करेगा? रेनिन। अच्छा ये बताइए, अगर जो मार्केट में टैबलेट तैयार होती है रेनिन टैबलेट, मार्केट में जो टैबलेट तैयार होती है रेनिन निकालने के लिए, जो टैबलेट होती है दूध से दही बनाने के लिए, वो टैबलेट के लिए रेनिन एंजाइम कहां से निकालते हैं हम लोग? ये माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर हम सवाल पूछ रहे हैं, बताइए। बताइए कहां से निकालोगे आप?
काऊ, नहीं गाय से नहीं निकालेंगे। आए तो सही हो लेकिन गाय से नहीं निकालते हैं। आलिया आपने बताया तो सही था बेटा, लेकिन गाय नहीं, गोट। हाँ सारे जानवर, पांच जानवर के नाम गिना दो बेटा। तो चलो, गाय, बकरी और नाम गिनाने बैठी हैं। बताओ। अबे काफ में, बछड़े में, क्यों? गाय तो औरत हो गई ना, मतलब औरत मतलब जवान हो गई ना, बड़ी हो गई। और जो काफ होता, बछड़ा होता, बछड़े होते हैं, वो बच्चे होते हैं। और रेनिन बच्चों में निकलता है। ये बात हमको बताया है कि नहीं बताया आप लोगों को? रेनिन बच्चों में निकलता है ना, हम लोगों में कम होने लगता है, बहुत कम होने लगता है। इतना कम होने लगता है कि दूध जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है बूढ़ों को, है ना? नहीं बताया गया था। लैक्टोज इंटॉलरेंस, वो तो खैर दूसरी वजह है, वो तो दूसरी वजह है। लेकिन याद रखिए कि लैक्टोज इंटॉलरेंस एक वजह होती ये भी है कि बूढ़ों में नहीं हो पाता, क्योंकि रेनिन भी गायब हो जाता है, कुछ कुछ में लैक्टेज भी गायब होने लगता है। तो आप भले अभी अभी इतना याद रखो। चल नेक्स्ट पेज चलते हैं बेटा। तो याद रखना कि किसका डाइजेशन हुआ, प्रोटीन का, और मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन कैसे हो गया। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज। चलिए आइए थोड़ा सा एक बात बोलते हैं। ये जो पेप्सिन है ना, पेप्सिन, पेप्सिन बेटा, पेप्सिन प्लस ये जो बोला हमने रेनिन बेटा, रेनिन, ये स्टमक के अंदर, स्टमक में, स्टमक के अंदर प्रोटोलिटिक एंजाइम है। प्रोटोलिटिक एंजाइम वो एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन को तोड़ देते हैं। स्टमक के प्रोटोलिटिक एंजाइम का नाम है पेप्सिन प्लस रेनिन। ये बात आपको क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, है ना? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। कुछ लोगों को देखा होगा, जैसे मैंने, जैसे आप अगर देखे होंगे, जैसे जया को देखो कभी, है ना? जय सिंह को देखो, पकड़ के ऐसे नाखून खाती रहती है, ऐसा ऐसा ऐसा, है ना? ऐसा लेकर फिर ऐसे निकालती रहती है, फिर नाखून देखेगी, फिर इसमें देखा कुछ फंसा है, फिर ऐसा करके नाखून करती है। कुछ लोग नाखून काटते रहते हैं ऐसे ऐसे। अब वो तो चबाते भी हों, क्या भरोसा उनका? या फिर आपके अंदर, आपके खाने में बाल चला गया, आपके खाने में बाल चला गया। अब वो बाल जो होता है, बताओ, उसमें भी प्रोटीन होती है। उस प्रोटीन का नाम है क्रेटिन प्रोटीन। नाखूनों में जो प्रोटीन है क्रेटिन प्रोटीन, बाल में जो प्रोटीन है क्रेटिन प्रोटीन। बताओ इसको डाइजेस्ट कर पाएगा कि नहीं तुम्हारा स्टमक? नहीं कर पाता है। वेरी गुड। क्योंकि पेप्सिन इस लायक नहीं है, पेप्सिन इतना सक्षम नहीं है कि वो उसको कर सकता है ना? सुम्बुल ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, नू। आ बेटा, मान लीजिए कि आपने नाखून खाया, क्रेटिन, क्रेटिन जो प्रोटीन है, क्रेटिन प्रोटीन जो कि नेल्स में होता है, नेल्स में एंड हेयर, बालों में, ये भी डाइजेस्ट नहीं होता, कांट डाइजेस्ट। ये प्रोटीन, प्रोटीन मतलब प्रोटीन है बेटा, कैन नॉट बी डाइजेस्ट, कैन नॉट बी डाइजेस्ट बाय पेप्सिन, क्योंकि वो काम नहीं कर पाते बेटा उस पर, बाय पेप्सिन। ये भी बात होगी, नाखूनों वाली बात भी हो गई। इसलिए कभी भी आप देखो खाना बनाओ, अगर खाने में बाल है, खाने में बोटी बोटी बनाइए, कुछ भी बनाइए, गल जाती है। हाँ, कोई एंजाइम नहीं है, सही बात है भाई, है ना? लेकिन बाल जो है, आप अगर खाने से निकल रहा है, एकदम वैसे निकलता है ना? वो गलता नहीं है, उसको अलग तरीके से गलाया जाता है। चलिए नेक्स्ट, फिर हमने कहा था फैट की बात। फैट का माइल्ड डाइजेशन होता है, लेकिन वो सिग्निफिकेंट नहीं, तो इसलिए इस पर बहस नहीं करूंगा मैं बेटा, बहस नहीं करूंगा मैं। देखो जब मैं स्टमक पढ़ाता हूं ना बेटा, स्टमक, स्टमक का काम हो गया, अब फाइनल डाइजेशन है, फाइनल डाइजेशन पढ़ाने जा रहे हैं इंटेस्टाइन का। लेकिन इंटेस्टाइन में पढ़ाने से पहले हमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स पढ़ने होंगे। सुनो, हम माउथ में पढ़ लिए, इसोफेगस पढ़ लिए, स्टमक पढ़ लिए। हाँ, न्यूक्लिक एसिड की अगर बात करें, चलो ये भी समझ लो। न्यूक्लिक एसिड, स्टमक से न्यूक्लिक एसिड समझ, न्यूक्लिक एसिड है डीएनए आरएनए का, कहना नो। डीएनए आरएनए का डाइजेशन, नो डाइजेशन, वही जवाब, नो एंजाइम, वही जवाब, नो एंजाइम, नो एंजाइम बेटा, ठीक है? चलिए हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा हम इंटेस्टाइन पढ़ने जा रहे हैं, डाइजेशन, डाइजेशन इन इंटेस्टाइन, लेकिन उससे पहले हमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स पढ़ने होंगे। तो चलिए हम लोग हेडिंग डाल रहे हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। एक बार थोड़ा पहले डाइजेस्टिव एंजाइम्स पढ़ाना तो है, लेकिन पहले रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। पहला आपने पढ़ा होगा सलाइवा। इस सलाइवा मतलब ये जूस है, इसके अंदर जो एंजाइम रहा होगा, सलाइवरी अमाइलेज रहा होगा। जवाब देते रहिए, अगर आ रहा है तो ठीक है, सलाइवरी अमाइलेज रहा होगा, ये अल्फा बॉन्ड को तोड़ता है। फिर आपने दूसरा पढ़ा होगा गैस्ट्रिक जूस,
उसके अंदर एंजाइम देख लेते हैं। गैस्ट्रिक जूस के अंदर एंजाइम कौन कौन सा रहा होगा बेटा? पेप्सिनोजेन, इनएक्टिव फॉर्म में रहा होगा पेप्सिनोजेन, पेप्सिनोजेन, प्रोरेनिन, पेप्सिनोजेन, प्रोरेनिन, इनएक्टिव वाला लिखवा रहा हूं, है ना। और सुनो, पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन जो होता है ये एंडोपेप्टाइडेज है। क्या बेटा? एंडोपेप्टाइडेज। नहीं आया समझ लग रहा है। एंडोपेप्टाइडेज क्या होता? नहीं आया। एंडोपेप्टाइडेज किसे कहते हैं मैं समझा रहा हूं। देखो मैंने कहा था ना यहां बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर एंजाइम यहां बीच से काम कर रहा है, बीच से अंदर से काम कर रहा है, तोड़ रहा है, तो उसे बोलते हैं एंडोपेप्टाइज। और अगर किनारे से तोड़ेगा तो एक्सोपेप्टाइडेज। अगर कोई प्रोटीन वाला एंजाइम किनारे से काम करता है ना, किनारे से तोड़ता है तो एक्सोपेप्टाइडेज, और अंदर से अगर तोड़ रहा है तो एंडोपेप्टाइडेज। अरे भाई आपने पढ़ा होगा एंडोन्यूक्लियेज एक्सोन्यूक्लियेज, नहीं पढ़ा है आपने? एंडोन्यूक्लियेज, हाँ अच्छा शीतल ने लिख दिया। एक्सोन्यूक्लियेज जो पेरिफेरी से तोड़ता है, और एंडोन्यूक्लियेज जो इंटरकैलरी तोड़ता है। इंटरकैलरी मतलब होता है लगभग 20 से, लगभग 20 से, ठीक है, मतलब 20 से ही तोड़ना पड़ेगा उसे। चलिए नेक्स्ट। तो एंडोपेप्टाइज एक्सोपेप्टाइडेज हो गया। और क्या होता है? एचसीएल होता है बेटा। अरे इसके अंदर एचसीएल भी तो होगा गैस्ट्रिक जूस के अंदर। एंजाइम तो पेप्सिन प्रोरेनिन हो ही गया है, और एक गैस्ट्रिक लाइपेज, ये मैंने सब पढ़ा दिया था, मैं रिमाइंड करवा दिया हूं। आपको पढ़ना क्या है, चलो आओ देखते हैं क्या। तो दो जूस हो गए, एक तो सलाइवरी एमाइलेज वाला, सलाइवा वाला, दूसरा गैस्ट्रिक जूस। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बेटा। मैं एक जगह इकट्ठा कर रहा हूं ताकि एकदम क्लियर रहे, भेजे में एकदम बसा रहे तुम्हारे। दूसरा है बाइल जूस। बाइल जूस के बारे में आज ही सारे पॉइंट क्लियर कर डालो। बाइल जूस येलोइश ग्रीन होते हैं, यानी पीले भी हो सकते हैं और हरे भी होते हैं बाइल जूस। अब बाइल जूस में होता क्या क्या है? पहली बात तो ये, पहली आवाज बंद कर ले, पहली बात तो ये, बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं होता। सबसे हिट सवाल, बाइल जूस में कोई एंजाइम, पढ़ लियो, हम बता रहे हैं कायदे से, तुम लोग कब से बोलते जा रहे हैं बाइल जूस में एंजाइम नहीं होता। इसलिए बाइल जूस को बोलते हैं स्यूडो, स्यूडो डाइजेस्टिव जूस। नहीं आया रे, नहीं आया। स्यूडो डाइजेस्टिव एंजाइम कह सकते हो, जूस भी कह सकते हो। मतलब डाइजेशन में इनका रोल है, बट एंजाइम नहीं होता इसके अंदर, है ना, समझ लेना। बाइल जूस में, और बाइल जूस बनाता कौन है भाई? बाइल जूस सिंथेसाइज कौन करता है, कोई बताएगा? है कोई मर्द का बच्चा? सिंथेसाइज्ड बाई, ए भाई सना यास्मीन बताओ ना। सिंथेसाइज्ड बाई, बाइल जूस इज सिंथेसाइज्ड बाई सुकस इंटेरिकस। ये कब से सुकस इंटेरिकस के पीछे क्यों पड़ी है? गॉल ब्लेडर, मिसजनकर लीवर। अबे बाइल जूस को बनाता है लीवर। और बोला है मैंने पिछला लेक्चर, तुम लोग एकदम एक पैसे का रिवीजन नहीं करते हो। जवाब दो। लीवर स्टोर होता करता है जीबी, स्टोर्ड बाय जीबी, गॉल ब्लेडर द्वारा, पित्ता जिसे बोलते हैं, पित्ते, गॉल ब्लेडर उसे स्टोर करता है। बनाता लीवर है, लीवर हिपेटोसाइट। क्या ये बात मैंने नहीं जिक्र किया था पिछले लेक्चर में? बिल्कुल किया था। चलिए, ह्यूमन फिजियोलॉजी का टेस्ट कम से कम, सिर्फ ह्यूमन फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी का टेस्ट कम से कम, है ना, कम से कम 5 बार टेस्ट होगा, कम से कम। ये लिख लो। और आप अगर एक बार नहीं पढ़े, 2 बार नहीं पढ़े, 3 बार नहीं पढ़े, चौथी बार भी नहीं पढ़े, 5वीं बार भी नहीं पढ़ रहे हो, तो बेटा छोड़ देना मेडिकल की तैयारी, मत पढ़ना। बता रहा तुम्हारे बस की फिर नहीं है ना। हाँ, इतने टेस्ट के बावजूद अगर गलत करोगे तो फिर मत करना, तैयारी छोड़ देना। चलिए, स्टोर्ड बाय गॉल ब्लेडर। चलिए शुरू करते हैं। सर ये बताइए ना कि बाइल जूस में तो आपने बता दिया कि कोई एंजाइम होता नहीं, तो होता क्या है? बाइल जूस के अंदर होता है बेटा बाइल एसिड, बाइल सॉल्ट, एसिड के बारे में जिक्र नहीं करना है आपको ज्यादा, बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट। बाइल जूस के अंदर होता है बाइल एसिड, बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट। एक मिनट देखें, एक मिनट बच्चा, एक मिनट। लास्ट मोमेंट पे कौन आ गया?
चलो 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 चलो, कोई नॉक करने लगा यार, मुझे ऐसा लगा वो कुछ और हो रहा है। चलो ठीक है, सॉरी। चलिए ए बाबू, बाइल एसिड बाइल सॉल्ट, कोई बताएगा हमको बाइल सॉल्ट का नाम बताएगा? बाइल सॉल्ट का नाम है सोडियम, एने लिख दिया मैंने, ग्लाइकोकोलेट, ग्लाइकोकोलेट और सोडियम, एने का मतलब सोडियम बेटा, सोडियम टोरोकोलेट, टोरोकोलेट, ये बाइल सॉल्ट का नाम है। और ये दोनों जानते हो क्या करते हैं? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बेटा, फैट को लार्ज, बड़े फैट को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना। इमल्सिफिकेशन किसे कहते हैं? मान लीजिए कि आपने फैट खाया, अरे फैट खाया मतलब आपने तेल ही खाया, तेल में तो होता है ना ऑयल में, तो फैट का ये देखो ग्लोब्यूल्स बड़ा है, किया क्या गया बेटा? कुछ किया नहीं गया है, बस इसी को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ दिया गया है, इसी को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, और ये बाइल सॉल्ट करेगा। तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज फैट इनटू स्मॉलर फैट। अच्छा, जो फैट हम खाते हैं वो ट्राइग्लिसराइड होता है, जो फैट हम खाते हैं बेटा वो ट्राइग्लिसराइड होता है ना? जो फैट हम खाते हैं अरे ग्लिसराइड समझते हो? ग्लिसरॉल और फैटी एसिड को मिला दिया जाए तो ग्लिसराइड बोलते हैं। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड को केमिस्ट्री का है बाइकार्बोनेट, नहीं बेटा टोरोकोलेट, है ना? ग्लिसरॉल और फैटी एसिड को मिला दिया जाए तो ग्लिसराइड बनते हैं। एक ग्लिसरॉल में कितने अल्कोहल होते हैं? एक ग्लिसरॉल में कितने अल्कोहल हैं? एक ग्लिसरॉल में कितने अल्कोहल होते हैं? एक, बस तीन, CH2OH, CHOH, CH2OH, यही तो है ग्लिसरॉल का फार्मूला। नहीं है ये फार्मूला बाबू, है ना? यही तो फार्मूला है। तो उसमें फैटी एसिड लगाते जाइए तो ट्राइग्लिसराइड बन गया। चलिए ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, मैंने, चलो छोड़ो सब, मारो अभी गोली, बायोमोलिक्यूल्स हटाओ किनारे, जब बायोमोलिक्यूल्स पढ़ाऊंगा तब देखा जाएगा, या हम पढ़ाएंगे शदाब से, कोई भी पढ़ाता है। सबसे अच्छी बात है कि कोई भी पढ़ा सकता है, मतलब मैं जूलॉजी बॉटनी कुछ भी पढ़ा सकता हूँ, कुछ भी, कुछ भी। चलो सुनो, ट्राइग्लिसराइड, ये बताइए कि इमल्सिफिकेशन के बाद ये जो छोटे छोटे बने हैं ये क्या है? डाइग्लिसराइड है कि ट्राइग्लिसराइड है कि मोनोग्लिसराइड है? बताइए, ट्राइग्लिसराइड है कि डाइग्लिसराइड है कि मोनोग्लिसराइड है? इमल्सिफिकेशन हुआ है तो ये क्या होगा? इमल्सिफिकेशन हुआ है भैया, ये भी ट्राई ही है, ये भी ट्राइग्लिसराइड ही है। मैंने थोड़ी कहा है कि वो टूट गए, मैंने कहा कि बस बड़ा वाला छोटे में आ गया थोड़ा। ये भी ट्राइग्लिसराइड है, मतलब इतना बड़ा कोई चीज था उसको आपने बस काट काट के, है तो वही ना ट्राइग्लिसराइड। ये भी ट्राइग्लिसराइड, यानी कि इमल्सिफिकेशन के बाद भी वो ट्राइग्लिसराइड ही होता है, बस छोटे हो जाते हैं, साइज उनका छोटा हो जाता है। मिसल्स का फॉर्मेशन अभी नहीं है आकाश, काहे आगे बढ़ रहे हो? अभी मिसल्स नहीं बने हैं। मिसल्स अभी क्यों बनेंगे? चलिए आगे बढ़ता हूं मैं, अभी हम बताएंगे। मिसल्स की कहानी और है ठीक है, बाइल सॉल्ट लगा है, मिसल्स होंगे, लेकिन अभी कहानी उसके ऊपर, अभी मैंने कोई ओवरलैपिंग नहीं करी, मैंने कुछ नहीं किया है। तो मेरे प्यारे बच्चों फिर से, बाइल जूस येलोइश ग्रीन होता है, जिसको सिंथेसाइज करते हैं लीवर, जिसको जो स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। बाइल जूस एकलौता ऐसा जूस है जो डाइजेशन में हेल्प तो करता है लेकिन उसमें एंजाइम नहीं होता, इसलिए इसे स्यूडो डाइजेस्टिव जूस बोलते हैं। इसमें बाइल एसिड, बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट होता है। बाइल सॉल्ट का नाम है सोडियम ग्लाइकोकोलेट, सोडियम टोरोकोलेट। सोडियम ग्लाइकोकोलेट, टोरोकोलेट, ये फैट का इमल्सिफिकेशन करते हैं, मतलब बस बड़ी फैट को छोटी फैट में तोड़ देते हैं। अभी जब हम कवरिंग बनाएंगे उस पर समझाएंगे तब हम मिसल्स कहना, अभी नहीं, अभी हमने कुछ कहा नहीं, अभी सिर्फ इसमें बहस करते हैं बेटा। बाइल पिगमेंट की अगर हम बात कर ले बाबू, बाइल पिगमेंट यही बात कर लेते हैं। बाइल पिगमेंट, बताइए बाइल पिगमेंट में कौन कौन सा पिगमेंट होता है मेन? सिर्फ बाइल पिगमेंट, मेन पिगमेंट कौन कौन सा है बताओ मेरे बच्चों? बाइल पिगमेंट में बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन, वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब।
बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन। बिलीरुबिन मेनली जो होता है ये येलोइश होते हैं, ये येलोइश होते हैं, ये थोड़ा सा ग्रीनिश होते हैं, है ना। अगर बिलीरुबिन का ब्रेकडाउन हो रहा है, या बिलीरुबिन का ब्रेकडाउन कह सकते, सॉरी, बिलीरुबिन का अगर स्टोरेज हो रहा है, ब्रेकडाउन नहीं, स्टोरेज, अगर मान ले तुम्हारे अंदर बिलीरुबिन स्टोर हो रहा है ना, अगर बिलीरुबिन स्टोर होता जा रहा है, स्टोर होता जा रहा, निकल नहीं रहा है, तो बताइए आपको क्या हो जाएगा, जनरली क्या हो जाता है। अगर बाइल बिलीरुबिन आपके अंदर या बाइल पिगमेंट आपके अंदर, जॉइंटिस, वेरी गुड, जॉइंटिस हो जाता है आपको, पीलिया, जिसको बोलते हैं जॉइंटिस या पीलिया, जॉइंटिस, है ना, जॉइंटिस। और जॉइंटिस के लिए क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ब्लूइशपन के लिए हम ब्लूइश, हाँ, एचबी का ब्रेकडाउन नहीं हो पाएगा, बिल्कुल सही है। ये बताइए, अगर हमने कहा पीलापन आ रहा है, येलोइश हो रहा है, तो इसका मतलब कौन सा शब्द इस्तेमाल करेंगे। नहीं नहीं, जैसे मैंने कहा ब्लूइश हो रहा था बेटा, जब ब्लूइश हो रहा था तो उसे क्या बोलते थे हम, जब नीला हो जाता था तो उसमें मैंने क्या शब्द लिखा था, जल्दी से बताइए आलिया, सभी लोग। जब कोई चीज ब्लूइश हो रही थी ह्यूमन हेल्थ डिजीज में, तुम्हारे लिप्स और सब ब्लूइश हो गए, तो उसमें मैंने क्या लिखा था, साइनोसिस, वेरी गुड, साइन एनीमिया, ये देखो, साइनोसिस ब्लूइश में नहीं लिखवाया गया था, हीमोसाइनिन। क्या तुम लोग कर क्या रहे हो, अरे भाई, निमोनिया में दिक्कत नहीं होती है, निमोनिया में जब एक्सचेंज नहीं हो पाता, धीरे धीरे फिर बॉडी नीली पड़ने लगती है, उस नीलेपन को हम क्या बोलते हैं, चलो पढ़ो तुम लोग। जॉइंटिस अगर है तो उसे क्या बोलेंगे, कौन सा शब्द लिखेंगे, पैलोर, क्या लिखते हैं, पैलोर। अगर जॉइंटिस यानी पीलापन है तो उसे पैलोर बोलते, है ना। ब्लूइशपन को हमने साइनोसिस, क्या ये सब नहीं लिखवाया गया है, नहीं पढ़ाया गया आप लोगों को, जो शब्द पूछ रहा हूं वो बताइए आप लोग, ये सब नहीं लिखवाया गया है। आप लोग कर क्या रहे बेटा, आप लोग दिन भर करते क्या हो रूम पे, मुझे आ रहा गुस्सा अब तुम लोगों पर। साइनोसिस भी पढ़ाया था, पैलोर चलो नहीं पढ़ाया था, लेकिन ब्लूइश कलर साइनोसिस शब्द लिखा था मैंने, ब्लू बेबी सिंड्रोम ये जिक्र भी किया था। आप लोग सिर्फ मजाक बना रखे हैं खुद के साथ, बस एक क्लास कर लेते हो ऑनलाइन आकर यहाँ पर वकील सर के, क्योंकि वकील सर परेशान कर देते हैं, शराब सर, ये लोग गुस्सा हो जाते हैं इसलिए कर लेते हो, खुद के लिए भी करो कुछ। चलिए फिर से मैं बोल रहा हूँ, बाइल पिगमेंट बिलीरुबिन बिलीवर्डिन होता है, बिलीरुबिन बिलीवर्डिन, बिलीवर्डिन ग्रीनिश होता है, बिलीरुबिन येलोइश होता है। अगर ये बिलीरुबिन आपके अंदर स्टोर होना शुरू हो जाए, मतलब ये बन तो रहा है, हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन नहीं हो पाता है, तो इसमें दिक्कत होने, तो बिलीरुबिन जब स्टोर होता है तो आपके अंदर अगर इसका लेवल बढ़ने लगता है तो आपको जॉइंटिस होता है। कभी भी अगर आप देखिए, जब आप एलएफटी करवाओगे, लीवर फंक्शन टेस्ट, तो उसमें बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, एसजीपीटी, एसजीओटी ये सब आता है, उतना नहीं पढ़ना आपको। तो देखा रहेगा बिलीरुबिन बढ़ा हुआ, एक से ज्यादा अगर हुआ, एक से ज्यादा हुआ, 1.5 से ज्यादा हुआ बिलीरुबिन का लेवल, तो आपको जॉइंटिस होने लगेगा, उसे पैलोर बोलते हैं, पीलापन को पैलोर बोलते हैं। नेक्स्ट पेज बच्चा, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज। तो ये था बाइल जूस का, है ना। अब हम चौथा पढ़ने जा रहे हैं बेटा, पैंक्रियाटिक जूस। चौथा हम पढ़ रहे हैं पैंक्रियाटिक जूस। देखो, एक हमें जानते हो गुस्सा कब आता है, एक वो चीज होती है जिसे मैंने कभी पढ़ाया ना हो, कभी नहीं पढ़ा, पैलोर पर मैं गुस्सा नहीं हुआ हूं, हो सकता है पैलोर मैंने आपका नहीं पढ़ाया इसलिए आपको नहीं आ रहा है, तो ठीक है, एक्सेप्टेड। लेकिन जो चीज पढ़ा दी गई है, टेस्ट भी हो गया है, सब हो रहा है, उसके बाद भी आपको नहीं आ रहा है, तो वो दिक्कत है, फिर उस पर गुस्सा, और लाजमी है गुस्सा आना, ठीक है। और आपको अपने अंदर भी गुस्सा आना चाहिए कि आपको क्यों नहीं आता है, क्यों नहीं याद है पढ़ाने के बावजूद। पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाटिक जूस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिनोजेन, ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस, सब इनएक्टिव लिख रहा हूं मैं एक्टिव नहीं, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस, पेप्टाइडेजेस, है ना। फिर पैंक्रियाटिक अमाइलेजेस,
पैंक्रियाटिक अमाइलेज कह लो, अमाइलेज नहीं, पैंक्रियाटिक अमाइलेज भाई अल्फा वाला बच्चा, पैंक्रियाटिक अमाइलेज, पैंक्रियाटिक लाइपेज, पैंक्रियाटिक लाइपेज, सोच रहे हो पैंक्रियाटिक जूस में बहुत ज्यादा एंजाइम होते हैं और सब रटना है आपको। पैंक्रियाटिक लाइपेज, न्यूक्लिएजेस, फाइनली आ गया न्यूक्लिएजेस, है ना बेटा, इतनी इतनी चीजें आपको याद रखनी है। सवाल ये है, ये जो ट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिनोजन है ना बेटा, ये दोनों एंडोपेप्टाइडेजेस हैं। मतलब पेप्टाइडेज मतलब पेप्टाइड को तोड़ने वाला, मतलब ये प्रोटीन को अंदर से तोड़ेगा। लेकिन जो प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज था, ये एक्सोपेप्टाइडेजेस है। एक्सोपेप्टाइडेज किसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? एक्सोपेप्टाइडेज को क्या होते हैं? जो किसी प्रोटीन को अंदर से तोड़े कि बाहर से तोड़े, किनारे से तोड़े? जो मतलब अंदर से तोड़े कि किनारे से तोड़े? किनारे से कि अंदर से, कॉर्नर से? देखो ऐसे थोड़ा समझा देता हूं मैं। अच्छा, पैंक्रियाटिक जूस का जो पीएच होता है वो हमेशा हमने कहा था अल्कलाइन होता है। अच्छा, ये पढ़ा चुका हूं, चलो ठीक है। ये देखो, अब सभी लोग समझ लो, सुरैया सादिया सब समझो। अगर कोई एंजाइम, ये बेटा ये है, ये पॉलीपेप्टाइड है, ये थोड़ा सा याद समझ लो, ये पॉलीपेप्टाइड है। अगर कोई एंजाइम यहां पे काम कर रहा है, यहां पे, तो उसे कहोगे एंडोपेप्टाइडेजेस, उसे कहोगे एंडोपेप्टाइडेजेस। और अगर कोई यहां पे काम कर रहा है, यहां पे, यहां किनारे किनारे, इन पीले वाले को बोलते हैं एक्सोपेप्टाइडेज, मतलब ये किनारे पे काम कर रहा है, एक्सोपेप्टाइडेज, एक्सोपेप्टाइडेज। तो भैया पैंक्रियाटिक जूस के अंदर क्या क्या निकला? ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस, पैंक्रियाटिक अमाइलेज, पैंक्रियाटिक लाइपेज, न्यूक्लिएजेस, इतने एंजाइम सिर्फ उसमें होता है पैंक्रियाटिक जूस में, जो कि पैंक्रियास से निकलता है। और पांचवा है इंटेस्टाइनल जूस, लास्ट और फाइनल जूस। इसे फाइनल जूस और फाइनल एंजाइम भी बोलते हैं, क्योंकि फाइनल डाइजेशन यही करता है। इंटेस्टाइनल जूस का दूसरा नाम है सकस इंटेरिकस, इंटेस्टाइनल जूस का दूसरा नाम है सकस इंटेरिकस। कहां से प्रोड्यूस होता है, कोई बता सकता है? सकस एंटेरिकस या इंटेस्टाइनल जूस प्रोड्यूस कहां से होता है? पैंक्रियाटिक जूस तो पता चल गया पैंक्रियास से प्रोड्यूस होता है, ये प्रोड्यूस कहां से होगा? कोई है बच्चा बता सकता है? किसी को आइडिया है? नहीं है तो बताओ। वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइनल जूस, वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, ठीक है। चलिए, इंटेस्टाइनल जूस में क्या होता है, सुनना। इंटेस्टाइनल जूस में आपके होगा डाइसैकराइडेजेस, डाइसैकराइडेजेस, डाइसैकराइडेजेस। कोई पूछे ये क्या मतलब हुआ, कहना जैसे माल्टेज, माल्टोज नहीं, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, इतना याद रखो, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, ये हो गए। इंटेस्टाइनल लाइपेज, मतलब इंटेस्टाइन के अंदर फाइनल लिपिड को तोड़ने वाला लाइपेज। और कौन से एंजाइम होंगे? न्यूक्लियोटाइडेजेस, न्यूक्लियोटाइडेजेस जो न्यूक्लियोटाइड को तोड़ेगा, न्यूक्लियोसाइडेजेस जो न्यूक्लियोसाइड को तोड़ेगा, न्यूक्लियोसाइडेजेस, अमीनोपेप्टाइडेजेस, अमीनोपेप्टाइडेजेस। सोचो, हो गया 5, यानी कि 5 जूस आपको पढ़ना होता पूरे डाइजेशन में। एक तो सलाइवा में, स्टमक में, पैंक्रियाज वाला, है ना, और बाइल जूस वाला, सॉरी बाइल जूस वाला, पैंक्रियाज वाला और इंटेस्टाइनल जूस वाला। इतने एंजाइम पढ़ना होता है हमको। और सबसे ज्यादा अगर एंजाइम का सिक्रेशन कहीं होता है या सबसे ज्यादा जूस कहीं जाता है, तो बताओ कहां जाता है? सबसे ज्यादा जूस कहां निकलता है? एंट्रोकाइनेज भी, हाँ ठीक है। सबसे ज्यादा जूस कहां निकलता है बेटा? इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा। लीवर का जूस यानी बाइल जूस इंटेस्टाइन में, पैंक्रियाटिक जूस इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइनल जूस इंटेस्टाइन में, और सब के सब ड्यूडेनम में। सबसे खास बात की मैक्सिमम सब के सब ड्यूडेनम में। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट है ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ड्यूडेनम में। इतना क्लियर है? बताओ आगे बढ़ो। क्लियर है तो आगे बढ़ो, थोड़ा सा खींचना था बेटा बस। 5 बजे करेक्ट छोड़ूंगा मैं। अब मैंने आज पहले ही आपको मैसेज किया था कि 1.5 घंटे क्लास होगी, है ना। चलिए आगे बढ़ता हूं।
वीडियो वैसे रिकॉर्ड हो रही है, वीडियो में निकलवा लूंगा, वीडियो में निकलवा लूंगा। आपको सुनना होगा दोबारा सुन लेना। जैसे कभी कभी होता है ना कि नहीं समझ में आया, कुछ चीजें रह गई है, और मेरे से पूछा भी करो ना, जैसे जिसको नहीं आता पूछा भी करो बेटा, आप लोग पूछते ही नहीं। तो फाइनली हमें पढ़ना था डाइजेशन इन इंटेस्टाइन, क्योंकि स्टमक तक का हो गया था। सबसे ज्यादा टाइम इसी, बस ये खत्म है, ये डाइजेशन इन इंटेस्टाइन खत्म तो खत्म। डाइजेशन इन इंटेस्टाइन पढ़ा मतलब चैप्टर खत्म हो रहा है। डाइजेशन इन इंटेस्टाइन, डाइजेशन इन इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन में भी किसमें बेटा? ड्यूडेनम में, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन की बात हो रही है बेटा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, एसआई का मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें भी ड्यूडेनम में स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट। चलो शुरू करते हैं। देखो बाबू मेरे बच्चे, पहली बात तो स्मॉल इंटेस्टाइन में वेरियस टाइप के जूस आते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ जूस यहां पर आते हैं। कौन कौन से कोई पूछे तो कौन कौन आएगा, तो आपको पता है, पैंक्रियाटिक जूस, बाइल जूस, और पैंक्रियाटिक जूस, बाइल जूस और इंटेस्टाइनल जूस। तो हम पहले पढ़ने जा रहे हैं आज पैंक्रियाटिक जूस, समझते हैं। अरे हमने तो सिर्फ नाम लिखवाया था ना वहां पे, बहुत कायदे से ये पढ़ाया जा रहा है आपको, इसके बावजूद अगर आप नहीं समझ पा रहे तो क्या किया जाएगा फिर? कितना दिन भर में कितना निकलता है पैंक्रियाटिक जूस भाई? सलाइवा कितना निकलता है और पैंक्रियाटिक जूस कितना निकलता है? बताओ, पैंक्रियाटिक जूस कितना निकलता है दिन भर में? पैंक्रियाटिक जूस भी 1 से 1.5 लीटर पर डे, 1 से 1.5 लीटर पर डे ये निकलता है बेटा। बहुत कायदे सुनना यहां पर, सुरैया कुछ शब्द है बेटा। देखो तुम्हारे अंदर जो होता है ना, पहले निकलता है ट्रिप्सिनो, पैंक्रियाटिक जूस में एक एंजाइम है बेटा, उसका नाम है ट्रिप्सिनोजेन, ट्रिप्सिनोजेन। इस ट्रिप्सिनोजेन को एक्टिवेट कौन करवाएगा? ट्रिप्सिन में कौन कन्वर्ट करेगा? ट्रिप्सिनोजेन तो इनएक्टिव है ना, ट्रिप्सिन एक्टिव है, तो बताइए ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में कौन कन्वर्ट किया करेगा? ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में कौन कन्वर्ट करेगा? एंटेरोकाइनेज, वेरी गुड। एंटेरोकाइनेज नाम का एक एंजाइम है, ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने का काम होता है इंटेरोकाइनेज, और ये इंटेरोकाइनेज निकलता है वॉल ऑफ इंटेस्टाइन से, वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। और किस वॉल से? तो कहना म्यूकोसा लेयर से। ये बात मैं पढ़ा चुका हूं, म्यूकोसा पढ़ा चुका हूं। म्यूकोसा लेयर, इंटेस्टाइन की जो म्यूकोसा लेयर है, उससे एक एंजाइम निकलता है जिसका नाम है इंटेरोकाइनेज। ये इंटेरोकाइनेज ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देगा। फिर उसके बाद ट्रिप्सिनोजेन हो गया, फिर था काइमोट्रिप्सिनोजेन बेटा, काइमोट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन। काइमोट्रिप्सिनोजेन को कौन कन्वर्ट करेगा मेरे प्यारे बच्चों? काइमोट्रिप्सिन कोई और नहीं, ये ट्रिप्सिन कन्वर्ट करेगा। किसमें? काइमोट्रिप्सिन में। असल में हमारे जो एंजाइम निकलता है ना, वो इनएक्टिव निकल रहे हैं, उसे एक्टिव करना है। काइमोट्रिप्सिन, ये इंट्रोकाइनेज का हो गया। और एक था प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेजेज, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेजेज, इसको एक्टिवेट करने का काम भी ट्रिप्सिन ही करेगा, इसको भी एक्टिव करने का काम ट्रिप्सिन ही करेगा, और कन्वर्ट कर देगा कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में, कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेज में, पेप्टाइडेजेज में। बताओ ये एक्टिवेशन इनएक्टिवेशन पैंक्रियाटिक का खेल समझ में आया कि नहीं आया? एक्टिवेशन इनएक्टिवेशन का खेल समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। एक्टिवेशन इनएक्टिवेशन का खेल समझ में आ गया कि कौन किसको कर रहा है। ठीक है, अब मैं काम करने जा रहा हूं। काम का मतलब ये हुआ, हम डाइजेशन पढ़ने जा रहे हैं इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन हम पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट का। स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट का। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट पेज। अरे भाई ये तो एक अच्छा एक्टिवेट इसको करवा दिया ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर उसको मैंने एक्टिवेट करवा दिया तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मैंने पहले पैंक्रियाटिक जूस को एक्टिवेट करवा दिया तो कोई बात नहीं। कार्बोहाइड्रेट स्मॉल इंटेस्टाइन में यानी ड्यूडेनम में, कार्बोहाइड्रेट। ए बेटा क्या क्या बचा रह गया था? अरे थोड़ा सा पॉलीसेक्राइड रह गया था, स्टार्च रह गया था, 70% नहीं रह गया था, प्लस माल्टोज भी रह गया था जो वहां से आ रहा था।
अब सुनिएगा, जो स्टार्च है, स्टार्च पर काम करेगा पैंक्रियाटिक लाइपेज। कौन काम करेगा? अमाइलेज, सॉरी, पैंक्रियाटिक अमाइलेज। पैंक्रियाटिक अमाइलेज स्टार्च पे काम करा और इस स्टार्च को फिर तोड़ देगा माल्टोज में। वो वाला माल्टोज तो था ही, ठीक है, इतना ही होगा, बस इतना ही होगा। सेलुलोज का डाइजेशन यहां भी नहीं होगा, सेलुलोज का डाइजेशन यहां भी नहीं होगा, तो हम पकड़ लेते हैं प्रोटीन का सीधे। यहां पर पूरा का पूरा स्टार्च 100% जो बचा रह गया पूरा टूट जाएगा माल्टोज में। प्रोटीन का डाइजेशन, प्रोटीन का डाइजेशन, अरे भाई जो प्रोटीन टूटी थी तुम्हारे स्टमक में पेप्टोन्स और प्रोटियोजेज में, वो पूरी नहीं टूटी थी, कुछ टूटती है। मतलब हम ये नहीं कह रहे 50-50, लेकिन कुछ प्रोटीन रह जाती है। उस प्रोटीन को तोड़ने का काम पॉलीपेप्टाइड का काम है, ट्रिप्सिन का, ट्रिप्सिन का, ट्रिप्सिन का। अब ये कैसे काम करेंगे ये समझना है, ट्रिप्सिन का कैसे काम करता है वो आपको समझना होगा। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन दोनों, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन दोनों प्रोटीन को तोड़ेंगे वही पेप्टोन्स में, पेप्टोन्स में प्लस प्रोटियोजेस में, प्रोटियोजेस में। प्रोटीन टूट गया। अब सुनना, यहां पर समझना क्या है आपको, अभी जो पेप्टोन्स और प्रोटियोजेस बने हैं ना, इसको ही तोड़ने का काम है कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस का। कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस, वो जो एंजाइम था, अरे पैंक्रियाटिक जूस के अंदर नहीं था, वो इनको तोड़ देगा डाइपेप्टाइड में, डाइपेप्टाइड्स में, मोनोपेप्टाइड्स में, डाइपेप्टाइड्स और मोनोपेप्टाइड में तोड़ देगा। ठीक है, डाइपेप्टाइड्स और मोनोपेप्टाइड में तोड़ देगा। तो देखो प्रोटीन का डाइजेशन कैसे हो रहा है, ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन ने पेप्टोन से प्रोटीन में करा, फिर जितने भी पेप्टोन से प्रोटियोजेस है जो तुम्हारे स्टमक से भी आ रहा है और जो तुम्हारे इंटेस्टाइन में भी बना था, उन दोनों को तोड़ने का काम कार्बोक्सीपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड्स और मोनोपेप्टाइड्स में कर देगा। ठीक है, अब समझना क्या फैट का डाइजेशन। अरे भाई इंटेस्टाइन में ही, लेकिन अभी पैंक्रियाज पढ़ रहे हैं ना, पैंक्रियाज कैसे काम करेगा वो समझना था हमको, फैट का। तो फैट जो हम लेते हैं वो ट्राइग्लिसराइड होता है, जो फैट हम लेते हैं वो ट्राइग्लिसराइड है मेरे प्यारे बच्चों। तो इस पर बाइल सॉल्ट काम करेगा, ये बात आपको पता चल गई है, बाइल सॉल्ट। और जब बाइल सॉल्ट इस पर काम करेगा तो ये छोटे छोटे फैट में टूट जाएगा। आकाश, ये छोटे छोटे फैट में टूटेगा, इस छोटे छोटे फैट के चारों तरफ बाइल सॉल्ट इकट्ठा हो जाएगा। वहां पर मैंने इसलिए मना किया था कि वहां मैंने बाइल सॉल्ट नहीं बनाया था ऊपर ना, इकट्ठा हो जाएगा। ये बाइल सॉल्ट जो रेड वाले ना, सुनो, ये जो व्हाइट वाले हैं ये फैट है, फैट है, और जो ये रेड वाले हैं ये बाइल सॉल्ट है, बाइल सॉल्ट है। और जब फैट के चारों तरफ बाइल सॉल्ट आ जाती है, फैट के चारों तरफ बाइल सॉल्ट आ जाती है, उसे बोलते हैं मिसेल, उसे बोलते हैं मिसेल। और ये इमल्सिफिकेशन हो गया। आया इतना? बताओ किसको कहां पे दिक्कत हो रही है अभी? फैट का डाइजेशन बड़ा खतरनाक है, बताओ क्लियर हुआ कि कुछ बोलूं समझाऊं या फिर कहीं समझना है? आ गया है, आ गया है, चलो आ गया तो आगे बढ़ूं फिर मैं, आगे चलो आगे। अब ये इमल्सिफाइड फैट, कोई पूछे व्हाट इज मिसेल, कहना मिसेल इज इमल्सिफाइड फैट, बस। इस इमल्सिफाइड फैट पर काम करेगा तुम्हारा पैंक्रियाटिक लाइपेज, क्योंकि यहां पैंक्रियास पढ़ रहे हैं ना बेटा, तो हम पहले सिर्फ पैंक्रियास का देखेंगे कि पैंक्रियाटिक जूस, हम यहां पे ये देख रहे हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पैंक्रियाटिक जूस किन किन चीजों का डाइजेशन करती है, कार्बोहाइड्रेट का कैसे करती है, प्रोटीन का कैसे करती है, फैट कैसे करती है, वो समझना है। पैंक्रियाटिक लाइपेज, अब ये पैंक्रियाटिक लाइपेज जो है इन फैट को तोड़ेगा डाइग्लिसराइड में, पहले डाइग्लिसराइड में, अरे भाई ट्राइग्लिसराइड को डाइग्लिसराइड में, फिर फर्दर आगे और तोड़ेगा यही यही सेम, यही पैंक्रियाटिक लाइपेज ही मोनोग्लिसराइड में, मोनोग्लिसराइड में तोड़ दिया मेरे प्यारे बच्चों। फैट था ट्राइग्लिसराइड, उस पर पहले बाइल सॉल्ट काम करता है। मेरा एक सवाल था,
बताइए पैंक्रियाटिक लाइपेज कब काम करेगा? ट्राइग्लिसराइड पे, या इमल्सिफाइड ट्राइग्लिसराइड पे, या डाइग्लिसराइड पे, या मोनोग्लिसराइड पे? पैंक्रियाटिक लाइपेज कहां से शुरू करता है काम करना? बताइए, सवाल है इसका। इमल्सिफाइड ट्राइग्लिसराइड, वेरी गुड। इमल्सिफाइड ट्राइग्लिसराइड कहना पूरा बोलो, जिसे हम बोलते हैं मिसेल, वहीं पे काम करता है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा किसका? ये आपका हो गया फैट का। अब एक सवाल है यहाँ पे, सर पैंक्रियाज के बारे में तो आपने बता दिया कि पैंक्रियाटिक जूस कैसे काम करता है, लेकिन यहीं पर हमें थोड़ा समझना है बेटा। नेक्स्ट पेज जल्दी से हम कर लेते हैं। यहीं पे थोड़ा समझना है मेरे प्यारे बच्चों। क्या समझना है, सुनो। न्यूक्लिक एसिड भी तो है, न्यूक्लिक एसिड। अबे डीएनए आरएनए, डीएनए एंड आरएनए, ये न्यूक्लिक एसिड पे काम करेगा, न्यूक्लियस, क्योंकि पैंक्रियाटिक जूस में न्यूक्लियस भी था, और इन न्यूक्लिक एसिड को तोड़ देगा न्यूक्लियोटाइड में। किसमें बेटा? न्यूक्लियोटाइड में, क्योंकि डीएनए आरएनए बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड के। कह दो हाँ सर, समझ में आ गया, यहां तक पैंक्रियाटिक जूस का काम खत्म है, पैंक्रियाटिक जूस का काम खत्म। अल्लाह, इंटेस्टाइन जूस का काम होता है। लेकिन एक बात बताइए, इंटेस्टाइन के अंदर मीडियम कैसा होता है, एसिडिक की बेसिक? बेसिक। कौन प्रोवाइड करता है ये बेसिक मीडियम? कौन देता है इंटेस्टाइन के अंदर बेसिक मीडियम? कौन देता है इंटेस्टाइन के अंदर बेसिक मीडियम? कौन देता है? बाइकार्बोनेट। और ये बाइकार्बोनेट आता कहां से है? बाइल जूस मेनली बाइकार्बोनेट देता है बेटा। ये बाइकार्बोनेट आते कहां से? ये बाइकार्बोनेट आता कहां से? बाइल से। चलो मैं समझाता हूं। इंटेस्टाइन के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर जो मीडियम होता है, वो मीडियम होता है बेसिक या अल्कलाइन मीडियम। बेसिक या अल्कलाइन मीडियम। और ये बेसिक और अल्कलाइन मीडियम होता है बेटा बाइकार्बोनेट के जरिए। HCO3- को बाइकार्बोनेट बोलते हैं, और ये बाइकार्बोनेट निकालता है पैंक्रियाज का हिस्सा। पैंक्रियाज, असल में पैंक्रियाज में दो पार्ट होते हैं, एक इंजाइमेटिक पार्ट होता है, एक नॉन इंजाइमेटिक पार्ट होता है। तो पैंक्रियाज का जो नॉन इंजाइमेटिक पार्ट होता है, पैंक्रियाज के अंदर दो पार्ट होते हैं। पैंक्रियाज के एक्सोक्राइन में भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है इंजाइमेटिक पार्ट, दूसरा होता है नॉन इंजाइमेटिक पार्ट। जो इंजाइमेटिक पार्ट होता है वो एंजाइम निकालते हैं, जो नॉन इंजाइमेटिक पार्ट होता है बाइकार्बोनेट निकालते हैं, और यही बाइकार्बोनेट ये करते हैं। और दूसरा है बाइल जूस, बाइल जूस भी ये काम कर लेते हैं, एसिडिक सॉरी बेसिक मीडियम करते हैं। तो ये दो चीजें याद रखिएगा, ठीक है बेटा। इंटेस्टाइन के अंदर बेसिक मीडियम कौन करता है? स्टमक के अंदर तो सबको पता है, रटा है सबको, ठीक है। क्या हो गया मेरे बच्चों, टाइम देखें, 4 मिनट और है 5 बजने में। तो 4 बजने में, 5 बजने में तो छोड़ दे, छोड़ दूं? नेक्स्ट में तो खत्म ही हो जाएगा, नेक्स्ट में ब्रीथिंग स्टार्ट कर देंगे। चला जाए? चलो फिर, गुड नाइट, शब्बा खैर। यहां तक पढ़ते हैं इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइनल जूस और वो ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज। हो सकता है मैं सैटरडे में फिर पढ़ाऊं, सैटरडे में मेरी भी क्लास फिर लग जाए आपको, ठीक है। अब 1.5 घंटा ऐसे लगेगी क्लास आपकी, तैयार रहो अब 3:30 से 5। चलिए।